नोएडा के इंजीनियर युवराज की कार चौथे दिन पानी भरे गड्ढे से निकाली गई। शुक्रवार शनिवार की मध्य रात आधी रात नोएडा सेक्टर 150 में युवराज कार सहित मॉल के बेसमेंट में गिर गए थे, जिससे उनकी मौत हो गई। उनके शव को निकालने में 4 घंटे लगे थे, लेकिन प्रशासन को उनकी कार तलाशने में 4 दिन लग गए। आज सुबह तड़के एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची थी और सुबह से लेकर देर शाम तक कार को निकालने में जुटी रही। पूरे दिन की कड़ी मशक्कत के बाद कार क्रेन से खींच कर निकाली गई। इसी बीच कई बार क्रेन की रस्सी भी टूटी। अब कार को रिजर्व पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां अब उसकी फोरेंसिक जांच होगी। बताइए, यह तो हाल है कि युवराज की कार को निकालने में 4 दिन लग गए। इससे आप सिस्टम की सुस्ती को समझ सकते हैं, लेकिन युवराज की मौत महज एक हादसा नहीं है। यह सरकार और सिस्टम के हाथों हुआ मर्डर है। सरकारी तंत्रों ने लापरवाही इस कदर बरती, मानो बस वो इस हादसे के होने का बस इंतजार कर रहे थे। क्यों? जो रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देख आप भी कहेंगे युवराज को नोएडा प्रशासन ने मार डाला। प्लस लोग थे यहाँ पे, उनसे भी मदद मांगी थी। फायर ब्रिगेड वाले भी आ गए थे, पुलिस प्रशासन भी था यहाँ पे, कई गाड़ी पुलिस वालों की भी थी। ठीक है जी, कोई भी उसे नीचे बचाने के लिए नहीं तैयार। पूरी प्रशासन की जो है की संवेदना है परिवार के साथ। ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। ये मेरठ जोन एडीजी भानु भास्कर हैं। कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन की संवेदना युवराज के परिवार के साथ है, लेकिन ये कैसी संवेदनाएं हैं और कैसी पुलिस मदद है एडीजी साहब? जिस वक्त युवराज डूब रहा था तो आपका पुलिस महकमा खड़े होकर देखता रहा। वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, मदद के लिए मिन्नतें करता रहा, लेकिन कोई युवराज को डूबने से नहीं बचा पाया। कोई कहता पानी ठंडा है, कोई बोला पानी में सरिया है। नासिर वो अपने पिता को फोन करता है, उसके बाद उसके पिता लगातार जो है तमाम एजेंसी उनको फोन करते हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंचती हैं, पुलिस यहाँ पर पहुंचती है, लेकिन उसके बावजूद हर कोई महज तमाशबीन बना रहता है। शुक्रवार शनिवार की मध्य रात 12:06 पर नोएडा पुलिस और दमकल विभाग को घटना की जानकारी मिल गई थी, लेकिन मौके पर 2 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस और दमकल विभाग युवराज को नहीं बचा सके और एसडीआरएफ एनडीआरएफ को भी जानकारी देरी से दी गई, जिसके चलते बचाव दल करीब 3 घंटे बाद सुबह 4 बजे मौके पर पहुंचा। तब तक युवराज अपनी कार के समेत दलदल में डूब चुका था। 2.5 से 3 घंटे तक क्या पुलिस, क्या दमकल विभाग, सभी खड़े होकर तमाशबीन बने रहे, लेकिन नोएडा सेक्टर 150 के पानी और दलदल से भरे 40 फीट गहरे गड्ढे में सिर्फ युवराज नहीं डूबा है, पुलिस तंत्र के साथ साथ सिस्टम पर जनता का भरोसा भी डूब गया है। और डूबा हुआ सिस्टम किस कदर सड़ गल चुका है, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। जिस शहर के लोग करोड़ों के फ्लैट में रह रहे हैं, उन्हें आज हम बताएंगे कि फ्लैट के कंक्रीट की तरह सरकारी सिस्टम भी पत्थर दिल बेरहम है। सबसे पहले समझिए कि जिला गौतम बुद्ध नगर या किसी भी जिले में कोई आपदा या इमरजेंसी वाली स्थिति पैदा होती है तो आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी डीडीएम में यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की होती है। समय समय पर डीडीएमए की बैठकों के जरिए ही पुलिस और दमकल विभाग के लिए एसओपीज और बाकी दिशा निर्देश तय किए जाते हैं। इस डिजास्टर मैनेजमेंट की कमान जिला मजिस्ट्रेट के हाथों में होती है।
किसी भी जिले में आपदा प्रबंधन की जिम्मेदारी जिला अधिकारी यानी डीएम के पास होती है और नोएडा में भी ऐसी ही व्यवस्था है। बाकायदा इसके लिए डीएम समय समय पर मीटिंग लेते हैं और तमाम विभाग जो जुड़े हुए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से, उनको ये बताया जाता है कि किस तरीके के दिशा निर्देश का पालन करना है, क्या क्या एसओपीज होती हैं। लेकिन नोएडा के मामले में सच्चाई जानकर आप हिल जाएंगे। साल 2025 में डीडीएमए की करीब 12 बार मीटिंग होनी थी, लेकिन पूरे साल महज एक बैठक हुई और ये बैठक 18 अगस्त 2025 को बाढ़ के हालात को देखते हुए हुई। डीडीएमए की बैठकों में पुलिस विभाग, दमकल विभाग, नोएडा अथॉरिटी, एसडीआरएफ, चिकित्सा विभाग, नागरिक सुरक्षा, यातायात विभाग और जल विभाग जैसे संवेदनशील विभागों के अधिकारी शामिल होते हैं। लेकिन जब बैठक ही नहीं हुई तो फिर कैसी संवेदनशीलता? डिजास्टर मैनेजमेंट की इस मीटिंग में तय किया जाता है कि आखिर आपदा की स्थिति में ये टीम किस तरीके से रिस्पॉन्स करेगी। इसको आप फर्स्ट रिस्पॉन्स सिस्टम के तौर पे भी कह सकते हैं या फर्स्ट रिस्पॉन्स टीम के तौर पे भी आप जान सकते हैं। ऐसे में न्यूज 24 सीधा सवाल नोएडा की डीएम मेघा रूपम से पूछता है, साल में डीडीएमए की एक ही बैठक बुलाकर शहरवासियों की जान से खिलवाड़ कर रही हैं अधिकारी। डीडीएमए की बैठकें नहीं होंगी तो इमरजेंसी सर्विसेज के लिए दिशा निर्देश कौन बनाएगा? यानी नोएडा प्रशासन की लापरवाही से गई युवराज की जान। सिस्टम कितना बेरहम है, आप इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि नोएडा की डीएम मेघा रूपम 4 दिन में एक बार भी उस जगह नहीं गई जहां युवराज की मौत हुई। तो क्या डीएम साहिबा पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? और युवराज की मौत के बाद ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं, क्यों पुलिस और दमकल विभाग 20 मिनट में मौके पर तो पहुंचे लेकिन कुछ कर ना सके? न उनके पास संसाधन थे, न ठंडे पानी में तैरने की हिम्मत। 2 घंटे तक वे तमाशबीन बने रहे। अगर समय समय पर जिलाधिकारी स्थिति का संज्ञान लेते और डीडीएमए की बैठकें बुलाकर सिस्टम को दुरुस्त रखते तो शायद युवराज बच जाता। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि तमाम डिजास्टर की मीटिंग में ये कहा जाता है कि बड़े इक्विपमेंट इन तमाम जितने भी विभाग हैं उनको दिए जाएंगे। डिजास्टर में आपात स्थिति के लिए तमाम विभाग के जितने भी लोग हैं वो तैयार रहेंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति जब आई तो सोचिए, ना फायर ब्रिगेड के पास बड़ी सीढ़ी थी, ना ही कोई रस्सी थी, ना ही ऐसे हालात बनते नजर आए कि बोट के जरिए बचाव कार्य को आगे बढ़ाया जाए। और लगातार 1.5-2 घंटे की मशक्कत के बाद एनडीआरएफ एसडीआरएफ को बुलाना पड़ा। तब तक हालात बद से बदतर हो चुके थे। यानी साफ है कि डिजास्टर मैनेजमेंट की पोल इस पूरे हादसे के बाद खुलती नजर आई। यानी जिन विभागों के लिए डीडीएमए को एसओपीज बनानी थी, गाइडलाइंस बनानी थी, नोएडा अथॉरिटी को आदेश देना होता है, उस डीडीएमए की साल में एक बैठक हुई। शायद अधिक होती बैठकें तो पानी और दलदल के गड्ढों को लेकर समय पर एक्शन ले लिया जाता और युवराज के घर के पास का ये मॉल का जो बेसमेंट था वो भी शायद भर लिया जाता। आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को आप देखिए, जरा नजर डाल लीजिए। मान लीजिए आप इस तस्वीर से गुजर रहे हैं तो होगा क्या? सामने यानी कि बिल्कुल सीधे तौर पर आप आ रहे हैं। ये देखिए, ये तस्वीर हमने इसलिए दिखाई, यहां पर युवराज का घर है, आगे से राइट लेकर के सीधी सड़क चली जाती, वहां से राइट लेना होता, युवराज का घर आ गया होता। लेकिन ये जो सामने आप देख रहे हैं वहां ये छोटी सी दीवार है। अब वो गाड़ी, युवराज का घर जो है यानी कि युवराज की गाड़ी राइट नहीं मुड़ती, सीधे चली जाती है जहां पर है 40 फीट गहरा गड्ढा। युवराज के साथ यही हुआ। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए और स्थिति हम आपको साफ करते हैं। यह स्थिति हो गई जिस वक्त फॉग युवराज आ रहे थे, रात का समय, विजिबिलिटी ना के बराबर घना कोहरा। अब सामने वाले को दाएं क्या दिखेगा? वो दाएं, क्योंकि किसी तरीके का कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई वहां पर साइन नहीं है, लेकिन वो युवराज अपने घर राइट नहीं लेता, सीधे वो गाड़ी आगे चली जाती है। 40 फीट गहरा, वहीं पर गड्ढा, छोटी सी दीवार, महज वो
एक हादसा नहीं है, ये गड्ढे में जाकर के नीचे गिरती है, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं मर्डर। और इस मर्डर के खून से हाथ रंगे हैं नोएडा के उन तमाम अधिकारियों के, सिस्टम के, वो सिस्टम जो सोता रहा और इस घटना के होने का इंतजार करता रहा। और ऐसा नहीं है, नोएडा प्रशासन को अपनी गलती सुधारने का मौका नहीं मिला था। अब तस्वीर देखिए, युवराज से पहले एक ट्रक ड्राइवर भी इस गहरे गड्ढे में जा गिरा था, लेकिन प्रशासन तब भी कुंभकर्णी नींद सोता रहा। वही सड़क, वही गड्ढा, वही दीवार, यहां ट्रक। गुरविंदर नाम का ट्रक चालक भी इसी हादसे का शिकार हो गया। 2 जनवरी के दिन घने कोहरे के चलते गुरविंदर का ट्रक सीधे गड्ढे में गिर गया, क्योंकि मौके पर कोई रिफ्लेक्टर्स नहीं था, कोई बैरिकेटिंग नहीं थी। युवराज ने तो राइट जाना था, वो ट्रक सीधा जा रहा था, ट्रक सीधा जा गिरा। युवराज की मौत के मामले में अब कार्रवाई तेज होती दिख रही है। अब कार्रवाई तेज होती दिख रही है। आज बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। बिल्डर की गिरफ्तारी हो गई। अभय कुमार MZ वेस्ट टाउन का मालिक है। इस मामले में दर्ज FIR में दूसरा नाम बिल्डर मनीष कुमार का है, जो अभी फरार बताया जा रहा है। और नोएडा पुलिस मनीष की तलाश में जुटी है। वहीं युवराज की मौत के मामले में गठित की गई SIT ने जांच तेज कर दी है। आज ADG मेरठ जोन भानु भास्कर घटनास्थल पर पहुंचे। उनके नेतृत्व में SIT की टीम नोएडा अथॉरिटी, नोएडा पुलिस, फायर ब्रिगेड, SDRF, NDRF से जुड़े अफसर तमाम लोग पहुंच गए। अपने अपने स्तर पर अब अलग अलग तरीके से पूछताछ कर रहे हैं। माननीय शासन ने SIT गठन किया है। उस SIT में हमारे अलावा मंडलायुक्त मेरठ हैं, साथ में चीफ इंजीनियर श्री अजय वर्मा साहब हैं। चीफ इंजीनियर साहब जो है सभी लोग जो है देख रहे हैं और सभी लोग का देखा जा रहा है। सभी अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, परिवार से भी बातचीत की गई है। सभी तथ्यों को देख के 5 दिन के अंदर हम लोग रिपोर्ट देंगे। आगे बढ़ते अब बात करते हैं बीजेपी के उस भारी भरकम अर्थतंत्र का विश्लेषण करते हैं, जिसके दम पर पार्टी लगातार पिछले 11 सालों से लोकसभा और कई राज्यों का विधानसभा चुनाव धड़ल्ले से जीतती जा रही है। ये तो आप सब